गुड इवनिंग, नमस्कार। हम लोग अब क्लास स्टार्ट हुई। क्लास नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नमस्कार साथियों, आशा है कि अब आपकी क्लास चल रही होगी। चल रही है ना। कल की क्लास में हम लोग रैंकिंग पढ़ रहे थे, कई वैरायटी के प्रश्न। क्लास नहीं चल रही है, अब तो चल रही होगी। अब भाई चल रही है कि नहीं? क्लास स्टार्ट नहीं हो रही। हाँ ठीक है, कुछ लोगों का चल रहा है, कुछ लोगों का नहीं चल रहा है। जिन लोगों का नहीं चल रहा है वो रिफ्रेश कर लें, चलने लगेगा। ठीक है। अब कुछ वैरायटी के प्रश्न हम लोग कल कर चुके थे, कुछ वैरायटी पे आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहले वही जैसे कल कॉन्सेप्ट सीखा था, पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे कैसे करते हैं। चल रही है, ठीक है। पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसके बाद प्रश्न को अटेम्प्ट करेंगे। फर्स्ट मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज कर दूं। कल हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे उसमें पढ़ा था कि कोई व्यक्ति यदि लेफ्ट से कोई पोजीशन दी हुई हो और उसी व्यक्ति की राइट से दी हुई हो तो दोनों नंबर्स जोड़ लेते हैं, फिर एक घटा देते हैं, क्योंकि एक पोजीशन 2 बार काउंट होती है। दूसरा हम लोगों ने सीखा था कि कोई लाइन है, ये कोई पंक्ति है, कोई बाएं से छठवां या सातवें किसी स्थान पे है। पूछता था दाहिने से क्या होगा, तो टोटल में से ये पोजीशन घटा देते थे तो इधर की संख्या पता चल जाती थी, +1 कर देते थे, आंसर आ जाता था। इसके अलावा सीखा था कि 2 व्यक्ति हैं, एक लेफ्ट से एक राइट से। यदि दोनों ने अपना स्थान बदल लिया, ये बदल लिया, तो या तो लेफ्ट वाले की पोजीशन दी जाएगी या तो राइट वाले की। दो में से किसी की भी पोजीशन पता होगी तो हम लोग आसानी से कर सकते हैं। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि बीच में संख्या होने पे क्या होगा, साइड में क्या होगा। वैसे मैं एक प्रश्न लिखता हूं, आप लोग आंसर देने के लिए रेडी हो जाना। क्लास क्यों नहीं चल रही है? क्लास तो चल रही है, ठीक है। प्रश्न है, किसी पंक्ति में मोहन बाएं से 21वां है, बाएं मतलब लेफ्ट, और मोहिनी दाहिने से यानी दाएं से 26वीं है, तो पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया। विद्यार्थियों की किसी पंक्ति में मोहन बाएं से 21वां है और मोहिनी दाहिने 26, तो पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं? विद्यार्थी हैं, ज्ञात कीजिए और अपने आंसर कमेंट में लिखिए।
अब आप देखिए, ये प्रश्न मैंने आज दे दिया, आप में से ज्यादातर लोग धोखा खा गए, ज्यादातर विद्यार्थी धोखा खा गए। कल हमने बताया था ना, कल कुछ लोग लिख रहे थे सर बड़े आसान आसान है, कुछ कठिन दीजिए, कुछ कठिन दीजिए। तो मैंने कहा था कठिन कुछ नहीं होता, होता सब कुछ वैसा ही है। सी सेट में जब पूछेगा तो यूपीएससी थोड़ा सा उसको टेक्निकल कर देगा, यानी टेक्निकली साउंड कर देगा, मजबूत कर देगा। जिनकी क्लास नहीं चल रही है बेटा, वो क्लास को रिफ्रेश कर लीजिए, है ना, फ्लाइट मोड करके फिर ऑन कर लीजिए, क्लास चलने लगेगी। बहुत लोगों की चल रही है। अब इसका उत्तर होगा ज्ञात नहीं कर सकते या निर्धारित नहीं कर सकते, या निर्धारित नहीं कर सकते। अब आप देखो, इस प्रश्न में कुछ नहीं था। अगर किसी को यह प्रश्न बताओगे तो वो व्यक्ति बड़ा हंसेगा, इस प्रश्न में कुछ था ही नहीं। और देखिए धोखा हो गया ना। एक बात बताइए, कहा कि विद्यार्थियों की एक पंक्ति है बाएं से, मैं आपके बाएं से चल रहा हूं, मेरा बायां तो ये, मैं आपके बाएं से चल रहा हूं, ये बाएं से मोहन हो गया और ये दाहिने से मोहनी हो गई, बीच में कुछ दिया नहीं, टोटल संख्या दिया नहीं। तो हो सकता है एक कश्मीर से लाइन में खड़ा हो, है ना, बाएं से पोजीशन दी हो, और एक कन्याकुमारी से खड़ी हो, तो कुछ अंदाजा नहीं लगा सकते ना। हो सकता है बीच में 1 लाख हो, 10 लाख हो, एक भी ना हो, 50,000 हो, 5 करोड़ हो, कुछ भी हो सकता है। तो दो बातें, इस प्रश्न से आपको एक सबक मिला। क्या सबक मिला? कि जब सीसेट में कोई भी प्रश्न पूछेगा एग्जाम में, एक बच्चा है पूछ रहा है सर जून 2099 में किस तारीख को संडे है, बता देता हूं बेटा। एक कोई बच्चा है विकास कुमार, ऐसे कमेंट मत करो बेटा कि तुम्हें बंद करवाना पड़े हमें, है ना। ठीक है। अब कुल मिला के जिससे गलती हो गई, गलती पे ना जाओ, भविष्य में ध्यान रखो गलती आपसे हुई क्यों थी, ये भी बता दूं। आप सारे लोगों से इसलिए गलती हुई कि आप एक ट्रेंड पे चल रहे थे कि रैंकिंग है बस निकाल लेंगे। आपने प्रश्न को ध्यान से पढ़ा, और पढ़ा तो ध्यान से सोचा नहीं। जब भी कभी सी सेट में प्रश्न आएगा तो यूपीएससी ऐसे ही देगा, थोड़ा सा उसको ऊपर नीचे कर देगा, वही एडजस्ट करने में मुश्किल आ जाती है, तो ये ध्यान रखना। हाँ बिल्कुल जया सिंह, आपका क्वेश्चन यही था ना कि जून 2099 में संडे कब पड़ेगा, या आप अपना क्वेश्चन फिर रिपीट कर दीजिए। तो जया सिंह अपना क्वेश्चन आप लिखें, आपकी क्या डिमांड है। एक बच्चा पूछा है कि सर शायद ये यूपीएससी का प्रश्न है कि जून 2099 में किस तारीख को रविवार पड़ेगा। जून 2099 कब रविवार पड़ेगा, कब रविवार मतलब पहला रविवार कब पड़ेगा, यही पूछ रहा है। ठीक है, ये यूपीएससी की किसी ईयर का है, प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। ठीक है, अब आपको यह बता दूं कि जैसे मैंने पूरा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा दिया कैलेंडर का, और कहा था कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब देखो लोग अपने ट्रैक से भागने लगे, इतने सवाल ना पूछो, टॉपिक इतने ढंग से पढ़ा दिया इसके बाद भी पूछ रहे हो तो बड़ा दुर्भाग्य है। जून 2099 में कब रविवार पड़ेगा, चूंकि ये प्रीवियस ईयर का है, किसी बच्चे ने पूछा है तो मैं बता देता हूं। अब उसने जून बोल दिया तो बत्ती बंद हो गई होगी, बत्ती नहीं बंद होनी चाहिए। जून महीना कितने से कितने का होता है,
1 तारीख से 30 तारीख तक होता है। जून में कोई 5,000 10,000 दिन तो होते नहीं, 30 दिन होते हैं, 1 जून से लेके 30 जून तक, यही होता है ना। तो उसने जून 2099 में कब रविवार पड़ेगा पूछा, तो इसमें घबराने की क्या जरूरत है। चलो निकाल लेते हैं कि 1 जून 2099 को कौन सा दिन था। बस 1 जून निकालेंगे तो 1 लिखा। जून है 6वां महीना, 144,025, तो क्या होगा 5, ठीक है। 99 और 99 से कुछ 4 से भाग देंगे तो भागफल आएगा 24, जोड़ दो, 9 4 13, 13 5 18, 1 19, 9 1 10 2 12, 129 आ गया। अब इसको हम 7 से भाग देंगे, 7 1 कम 7, 59, 7 8 56, 3 आया। 3 में से 1 घटाएंगे 2 आएगा, और 2 किसको कहते हैं, सोमवार को। 2 किसको कहते हैं, सोमवार को। अर्थात 1 जून 2099 को सोमवार था। फिर से देख लीजिए, 1 तारीख लिया, जून का कोड 144,025, 5 लिया, 99 लिया, 99 को 4 से भाग करेंगे तो 24 चौके 96, 24 आएगा। 9 4 13, 13 1 14, 14 5 19, 9 1 10 2 12, 7 1 कम 7, 5 12, 7 8 56, 3 आया, 3 में से घटाया 2 आया। 1 क्यों घटाते हैं, क्योंकि ये कोरोना सेंचुरी है। 2 आया, यानी 1 तारीख को सोमवार था। 1 को सोमवार, 2 को मंगलवार, 3 को बुधवार, 4 को गुरुवार, 5 को शुक्रवार, 6 को शनिवार और 7 को रविवार था। यही आंसर है। और अगर आप इतनी मेहनत नहीं करना चाहते और आप स्मार्ट हैं तो आपको बता दूं कि अगर 1 तारीख को सोमवार था, 1 को सोमवार था तो 8 को भी सोमवार रहा होगा, और 1 को सोमवार था तो इसके पहले संडे रहा होगा, तो मई महीने में रहा होगा, क्योंकि जून तो 1 से शुरू होगा। तो अगर दूसरा मंडे 8 तारीख को है तो संडे कब पड़ेगा, 7 तारीख को। तो आप दोनों तरीके से इसका आंसर कर सकते थे, ठीक है। 8 जून को संडे नहीं होगा, 8 जून को भी मंडे होगा, हाँ ठीक है। अब अगला प्रश्न, विद्यार्थियों की एक पंक्ति में रेशमा बाएं से 13वीं है, निशा दाएं से 24वीं है, इन दोनों के मध्य में 5 विद्यार्थी हैं, तो पंक्ति में नंबर 1 विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए, अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरा, विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। ये 2 प्रश्न हैं। अब आप थोड़ा सा सोचो, फिर मैं सोचता हूं।
अब देखो, जहां तक मैक्सिमम की बात है, मैक्सिमम का मतलब ये नहीं हुआ कुछ का जन्म हो जाएगा, जितने हैं वो तो रहेंगे ही रहेंगे। मिनिमम में क्या होता है, ओवरलैप कराएंगे। तो पहले हम मैक्सिमम निकालते हैं। रेशमा बाएं से 13वीं है, बाएं से 13वीं ये रेशमा हो गई, और दाहिने से ये निशा हो गई, ये है 24वीं, और इन दोनों के बीच में कितनी है, 5। जोड़ दो, 5 4 9, 9 3 12, 2 1 3, 3 1 4, 42, 42। अधिकतम में तो किसी को दिक्कत ही नहीं है ना। और याद रखना, यहां मैंने 2 प्रश्न पूछे हैं, अधिकतम और न्यूनतम। अगर मैं अधिकतम और न्यूनतम शब्द का इस्तेमाल न करता, तो अब अधिकतम तो आ गया, न्यूनतम आने वाला है, तो ये दोनों उसके उत्तर माने जाएंगे। ठीक है, पहले उत्तर निकालते हैं। अब न्यूनतम का फार्मूला होता है छोटी संख्या माइनस बीच वाली संख्या -2 प्लस बड़ी संख्या। छोटी संख्या इसमें क्या है, 13, बीच वाली संख्या क्या है, 5, फिर -2 प्लस बड़ी संख्या है 24। तो 13 में से 5 2 7, 7 घटा देंगे तो कितना आएगा, 6। तो इसको हम कहेंगे 30। तो न्यूनतम संख्या क्या होगी, 30, 30। न्यूनतम का भी मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बताता हूं कैसे। आप फिलहाल ये फार्मूला लिख लें, ये वाला जो फार्मूला है इसे आप लिख लें, फिर मैं इसको प्रैक्टिकली जो है बोर्ड पे एक्सप्लेन करके बताता हूं कि ये फार्मूला लगता कैसे है। आप नोट कर लीजिए। निशा वर्मा, आपका नाम तो इसमें आ गया, तो बेटा और लोग भी लिख लेना। हाँ जया, होमवर्क करा रहे हैं, इसके बाद होमवर्क। फार्मूले को कैसे डिस्क्राइब करेंगे ये भी मैं बोर्ड पे एक्सप्लेन करूंगा। बिल्कुल, कल जो प्रश्न दिया था इस कॉन्सेप्ट के बाद वहीं चलेंगे हम, पहले इसका कॉन्सेप्ट बता देंगे। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट बताने के लिए मैं इस प्रश्न को छोटा कर देता हूं। छोटा इसलिए कर देता हूं क्योंकि बोर्ड पे डायग्राम बना के आपको एक्सप्लेन करूंगा जिससे आपको समझ में आ जाए। ये देखिए, छोटा प्रश्न ये है, किसी पंक्ति में ए बाएं से 10वां है, बी दाएं से 5वां है, इनके बीच में 2 व्यक्ति हैं, तो न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चा, अब इसको चूंकि मैं फार्मूले को डिस्क्राइब करने जा रहा हूं तो प्रश्न को हमने छोटा कर दिया। छोटा इसलिए कर दिया क्योंकि बड़ा रहेगा तो डायग्राम बनाने में दिक्कत आएगी, आपको समझने में भी। एकदम डायग्राम बना के फिर नीचे में फार्मूला डिस्क्राइब कराऊंगा। ए बाएं से 10वां है, तो ये है आपका बायां हाथ, ये वाला बायां हाथ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका नाम आप रख देंगे ए। ठीक है, बाएं से 10वां है, ये देख लीजिए। इधर से इसकी पोजीशन क्या है, 10वीं। ठीक है, अब कह रहा है जो बी है
वो दाहिने से पांचवा है, यानी इस साइड से, राइट साइड से पांचवा है। और इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं? दो। हमें निकालना क्या है? न्यूनतम। तो पहले इन दोनों के बीच में दो निकाल दें। एक ये है और एक ये है ना। और इसका नाम हम रख देते हैं बी। अब सवाल है कि इसका नाम हमने बी क्यों रखा? इसका नाम भी बी रख सकते थे। इसका नाम बी रख देते तो बीच में 3 आ जाते। इसका नाम बी रख देते तो बीच में एक ही आता। चूंकि हमें मिनिमम करना है तो मिनिमम का मतलब हुआ अंदर एंटर कर जाएगा। ठीक है, अब आप देखो, अब आप ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5, ये इधर से पांचवा भी है। खूब आराम देखिए, डायग्राम बन गया। ये बाएं से 10वां है और बी दाहिने से पांचवा हो रहा है। 1 2 3 4 5, और इन दोनों के बीच में दो व्यक्ति हैं भी, है ना। अब आप अगर ध्यान से देखें तो इसमें छोटी संख्या क्या थी? छोटी संख्या थी इसमें, छोटी संख्या इसमें थी 5, ये वाली दाहिने से पांचवा, माइनस बीच वाली संख्या। बीच वाली संख्या क्यों माइनस कर रहे हैं? क्योंकि इन दोनों को घटाएंगे तभी तो पता चलेगा कितना एंटर है। तो -2 कर दिया बीच वाली संख्या। उसके बाद फिर था -2। वो -2 कौन है? वो -2 हम दरअसल किसको कहते हैं वो आपको बता रहे हैं। ये और ये दो जो बीच में है तो बीच वाली संख्या हो गए। फिर लास्ट में -2 लिखा रहता है ना, -2 यही ए और बी, तो फिर -2 कर दिया, प्लस बड़ी संख्या। बड़ी संख्या इसमें क्या है? 10। तो 5 में से 4 घट गया, बचा 1, और 10 1 कितना हो गया? 11। और अब आप इसे गिन सकते हैं, गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यानी जो बड़ी संख्या थी वो तो अपनी जगह पे कायम थी, एज इट इज। छोटी संख्या क्या होगी? एंटर कर जाएगी। अब आप में से कुछ खुराफाती होंगे, उनके दिमाग में ये आ रहा होगा कि छोटी संख्या क्यों एंटर कर रही, बड़ी संख्या क्यों नहीं एंटर कर रही। कुछ के मन में आया होगा। आपने कभी रोड पे देखा है कि एक बड़ा वाला ट्रक जा रहा हो, खूब 10 12 15 टायर लगे होते हैं चक्के, उसके ऊपर 2 3 मारुति कार होती हैं, या ट्रैक्टर लदे होते हैं, या ऑटो लदी होती है, नहीं, रोड से लेके निकल रहे होते हैं। यानी बड़े वाले ट्रक पे हमेशा छोटी वाली ट्रक लाद के ले जाते हैं। कभी आपने देखा कि जो 3 पहिया आता है, 3 व्हीलर छोटा वाला, उस पे आपने देखा कभी ट्रक लदा हो? और अगर गलती से देखा भी होगा तो एक्सीडेंट में देखा होगा, 3 पहिया समाप्त हो गया होगा, उसके ऊपर ट्रक लदा होगा, है ना। तो हमेशा छोटी संख्या बड़ी संख्या में एंटर करती है। ठीक है, अब क्लियर रहेगा। बड़ी संख्या अपनी जगह पे होती है, छोटी संख्या इसके अंदर एंटर करती है। तो छोटी संख्या का बचा हुआ पार्ट निकालने के लिए पहले हम बीच वाली संख्या घटाते हैं, फिर -2 करते हैं। -2 कौन? यही दोनों, और लास्ट में बड़ी संख्या। उम्मीद करता हूं सबको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नोट कर लीजिए। जन्म तिथि और जन्मदिन से ईयर कैसे निकाल पाएंगे किसी का भाई?
हाँ, टेम्पू तो चूर चूर हो गया। चलिए अब मैं आपको प्रश्न देता हूं। लाइव क्लास रन हो रही होगी, हो सकता है नेटवर्क इश्यू हो आपके पास। यहां तो सब कुछ ठीक है। आप फ्लाइट मोड में करके फिर से ऑन कर लें। नहीं बेटा, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है। मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले एक बात एक्सप्लेन किया था कि अगर उसने पूछा ना पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए, इस बार उसने मिनिमम और मैक्सिमम नहीं पूछा। तो कुल में तो मिनिमम भी आएगा और मैक्सिमम भी आएगा। यही तो मैं बता रहा था जब वो प्रश्न एक्सप्लेन कर रहे थे कि अगर मिनिमम पूछे तो मिनिमम निकालो, मैक्सिमम पूछे तो मैक्सिमम निकालो, और कुछ ना पूछे, सिर्फ पूछे संख्या कितनी है, तो मिनिमम और मैक्सिमम दोनों निकालो। उसके बाद इतने पे ही नहीं रुकना। यदि वो प्रश्न सी सेट में यूपीएससी में आया है तो प्रश्न को ध्यान से देखेंगे आप, फिर आप ऑप्शन देखेंगे, उसके बाद आप कंक्लूजन पहुंचेंगे कि आपको आंसर क्या करना है। ए का स्थान 15वां है और बी का 20वां। ये ए है 15वां और ये बी है 20वां, और इनके बीच में 6 व्यक्ति हैं। टोटल कितना हो गया? 41। 41 तो ये हो गया। दूसरा, छोटी संख्या माइनस बीच वाली संख्या -2 प्लस बड़ी संख्या, तो 15 में से 8 निकल गया, बचा 7, ये हुआ 27। अब 27, 41 बोथ आर राइट आंसर। 27 एंड 41 बोथ आर राइट आंसर। अब डिपेंड करेगा यूपीएससी ने ऑप्शन में क्या दिया। हो सकता है इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन में हो, दोनों ऑप्शन में ना हो, और ऐसा भी हो सकता है दोनों ऑप्शन में हो तो यहां पे या करके लिखा है। हो सकता है कहीं पर ABCD करके बना हो, उसमें एक जगह लिखा हो बोथ आर राइट। तो ये आपकी स्मार्टनेस पे डिपेंड करेगा कि आप कितने स्मार्ट है, उस हिसाब से आप अटेम्प्ट करेंगे। इसको हल करिए।
फिर धोखा हो रहा है, फिर लोग धोखा खा रहे हैं। धोखा ना खाओ बेटा। अब इसमें छोटी संख्या क्या है? 9 है ना, और बड़ी संख्या क्या है? 16। यह है छोटी, यह है बड़ी, और बीच वाली संख्या कितनी है? अब इस हिसाब से, इस आंकड़े से यह पता चलता है कि छोटी संख्या से बीच वाली संख्या तो घटेगी ही नहीं, और इतना ही नहीं घटाना, भी 2 और घटाना पड़ेगा। इसका मतलब इस बार ओवरलैपिंग नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। तो आंसर होगा 9, 16 और 10, 35। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पैंतीस के अलावा कुछ आएगा ही नहीं। आंख बंद करके प्रश्न की प्रैक्टिस ना करो। आप आईएएस तैयारी कर रहे हो, अभी भी चपरासी वाले मोड में हो सारे लोग। चपरासी वाले मोड से बाहर निकलो ना। जैसे कई बार स्टूडेंट क्या होता है ना, कई बार क्लास में हमारे स्टूडेंट आते हैं ऑफलाइन में, या कुछ बच्चे होते हैं, कहते हैं सर आई एम बीएससी, कुछ कहते हैं सर आई एम बीटेक, कुछ कहते हैं सर मैंने एसएससी दिया है, बैंक दिया है, आई नो अबाउट रीजनिंग एंड मैथ। वो सारे के सारे सी सेट में फेल होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उन्हें रीजनिंग पता है, किसी न किसी मोहल्ले की गली की कोचिंग में लिखा रहता है, रिमझिम कोचिंग, जलवा कोचिंग, मेरे पास आओ कल्याण कोचिंग, ऐसे लिखा होता है कई मोहल्ले में, बाबा टाइप के लोगों ने पढ़ा भी रखा होता है। तो जिनको ये लगता है दिस इज ओनली रीजनिंग, वो सी सेट पास नहीं करेंगे। सी सेट का मतलब होता है आंखों को तेज रखो, दिमाग को उससे भी तेज रखो, और सोच को, अपनी जो थिंकिंग एबिलिटी है उसको उससे भी तेज रखो, तब तो आप सी सेट क्वालिफाई कर पाएंगे। अदरवाइज मैंने कहा है ना, कई ऐसे लोगों को जानता हूं जो 10,000 10,000 प्रश्नों की प्रैक्टिस किए हैं, 10,000, पर वो सी सेट फेल हो गए, क्योंकि उन्होंने अपने आप को कभी ये आदत डाली ही नहीं ना कि एक बार में, बिल्कुल जैसे कहते हैं काक चेष्टा बको ध्यानम, ध्यान जो होता है ना बकुले की तरह होना चाहिए, बिल्कुल लेफ्ट राइट नहीं होना चाहिए, वो पॉइंट वाइज होना चाहिए। और वो तभी संभव है जब आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, दूसरा काम आप ध्यान से सोचेंगे, और फिर आप ध्यान से अटेम्प्ट करेंगे, अपने आप आपका आंसर आएगा। तो छोटी छोटी गलतियां ना करो, ठीक है। और चपरासी वाले मोड से बाहर निकलो। आईएएस का पेपर दे रहे हो, सीसेट क्लास ले रहे हो ना, आप आईएएस की क्लास ले रहे हैं, खान ग्लोबल स्टडी के केजीएस आईएएस में क्लास ले रहे हैं, सीसेट पढ़ रहे हैं, वो भी मेरे जैसे व्यक्ति से। तो आप ये मान के चलें कि टॉपिक कहीं से भी स्टार्ट हो, पर मंजिल हमेशा सीसेट ही होगी। हर प्रश्न में सीसेट, हर प्रश्न में सीसेट। अब इसको अटेम्प्ट करो। ये हुई बात, मतलब हमारे बोलते ही सारे के सारे स्टूडेंट चपरासी मोड से निकल करके सीधा यूपीएससी के मोड में आ गए। ये अच्छी बात है। इसका आंसर होगा ज्ञात नहीं किया जा सकता।
आपकी डिमांड को देखते हुए कल वाला होमवर्क अब आपके सामने है। ठीक है, ठीक है, अब मैं समझ गया। दरअसल मैं चाहता यही था कि आप मल्टीटास्किंग एसएससी और बैंक कांस्टेबल के मोड से सीधा यूपीएससी के मोड में ट्यून हो जाए, और जैसे ही आपका मोड ट्यून हो जाएगा तो आप फिर क्या बात है। और ये प्रश्न करके आप लोगों ने साबित कर दिया कि अब आपने अपना मोड चेंज कर लिया है। ये प्रश्न कल होमवर्क में मैंने दिया था, अब इसको हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूं। आज मैंने एक जगह पढ़ा, उसमें लिखा था कि एक आदमी अदालत में गया और जज साहब के सामने अपने पत्नी की शिकायत को लेकर के तलाक के लिए एप्लीकेशन दिया, मुकदमा पेश किया। तो जज साहब ने पूछा कि भाई अपनी पत्नी से तलाक क्यों चाहते हो? कहा साहब क्या बताएं, लहसुन छिलवाती है, प्याज छिलवाती, आंखों में आंसू गिरते हैं, और बर्तन बहुत धुलवाती है। तो जज साहब ने कहा सुनने के बाद कि इसमें क्या दिक्कत है, लहसुन को पानी में भिगो दो, आसानी से छिल जाएंगे, प्याज को फ्रिज में रख दो, छीलोगे तो आंसू नहीं निकलेंगे, और बर्तन को थोड़ा सा पानी पहले डाल दो, भिगो दो, फिर धुलने में आसानी होगी। उस आदमी ने कहा कि जज साहब मेरी अर्जी वापस कर दो, आपका तो मेरे से भी बुरा हाल है। मतलब आपको सारे मंत्र पहले से ही पता है। ये लाइन मैंने आपको थोड़ा सा इसलिए बताया, काफी देर से हम लोग एक ही मोड में पढ़ते चले जा रहे हैं, थोड़ा सा आप लाइट हो जाए, है ना, मुस्कुरा ले। ऐसे ही संसार चल रहा है। जिनकी शादी हो गई वो इस बात से दुखी है कि शादी क्यों हो गई। वो देखना घर में पूछो मम्मी पापा से, मम्मी कहेंगी पता नहीं कौन सा समय था इनसे शादी कर ली, पापा कहेंगे हम पता नहीं कहाँ फंस गए कर लिए। और जिनकी नहीं हुई वो रात दिन प्लानिंग कर रहे हैं कि जल्दी से ऊपर वाले सुन लो मेरी शादी करा दो, मेरी शादी करा दो, है ना। चलिए आइए भी इस प्रश्न के, माहौल थोड़ा सा हल्का हो गया, लाइट हो गया, हम सारे लोग रिलैक्स मोड में हो गए क्योंकि काफी देर से पढ़े जा रहे हैं। अब ये होमवर्क करते हैं। अब इस पूरे होमवर्क से हमने 5 से 7 प्रश्न आपको दिए थे, और 5-7 प्रश्नों की जगह पे इसको हम नॉर्मल तरीके से हम डेटा मैनेज करेंगे। प्रश्न आप अपने आप कर लोगे, मैं केवल डेटा यहां मैनेज करता हूं। ठीक है बेटा, ये देखिए, छात्रों छात्राओं की कक्षा में जैसे उसने कहा छात्रों छात्राओं, तो इसका मतलब हुआ देयर आर मेल एंड फीमेल बोथ स्टूडेंट। अमर की रैंक 12वीं और मीता की रैंक 8वीं है। अब एक बात यहां मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट सिखाने जा रहा हूं। यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको नाम के आधार पे आपको ये नहीं डिक्लेयर करना है कि ये मेल है या फीमेल। जैसे किसी का नाम अमर है तो अमर से आप ये अंदाजा नहीं लगाएंगे कि वो मेल ही होगा, पुरुष ही होगा। या किसी का नाम मीता है, गीता है, रीता है, कोई भी नाम है तो नाम से आप उसे फीमेल डिक्लेयर नहीं करेंगे तब तक जब तक दिए गए प्रश्न का आंकड़ा उसको मेल और फीमेल डिक्लेयर नहीं करता। ध्यान रखना, सामान्यतः हम हिंदुस्तान के रहने वाले लोग मैकाले की शिक्षा पद्धति से शिक्षा ले रखी है, तो नाम से हम लोग पता कर लेते हैं। अगर किसी का नाम रोहित है तो हम मान लेते हैं वो मेल ही होगा, और किसी का नाम अगर रानी है तो हम मान लेते हैं वो फीमेल ही होगी, है ना। इसी तरह एक शब्द होता है तो शब्दों पे नहीं जाना, क्योंकि शब्दों से मेल और फीमेल का अंदाजा नहीं लगता। ये मैं 1-2 उदाहरण देता हूं, आप समझ जाएंगे। जैसे एक टर्म होता है जानू। अब लोग जानू फीमेल को भी कहते हैं, जानू मेल को भी कहते हैं। एक होता है बाबू सोना, सुना होगा नाम। बाबू सोना मेल फीमेल को कहती है, फीमेल मेल को कहते हैं। जैसे इसे पंजाब साइड में एक नाम होगा परमिंदर, तो परमिंदर सिंह लग गया तो पुरुष हो गया, और परमिंदर के आगे कौर लग गया तो महिला हो गई। इसी तरह एक नाम और है पप्पी, सुना होगा। पप्पी के भी कई अर्थ निकलते हैं। पप्पी किसी मेल का नाम हो सकता है, पप्पी किसी फीमेल का नाम हो सकता है, पप्पी किसी कुत्ते का भी नाम हो सकता है, और आगे आप समझदार हो। तो कहने का मेरे मतलब यह है कि किसी भी नाम से आप ये अंदाजा नहीं लगाएंगे कि ये मेल है या फीमेल। ये लाइन हमेशा अपने दिमाग में याद रखना, ये यूपीएससी की लाइन है
कि अमर से हम ये अंदाजा नहीं लगाएंगे मेल है, और मीता से हम ये अंदाजा नहीं लगाएंगे कि फीमेल है। ठीक है, अब आइए आगे पढ़ते हैं। अब कहता है छात्रों में अमर, दूसरी लाइन में क्लियर हो गया कि अमर एक छात्र है यानी मेल है, और छात्राओं में मीता, अब दूसरी लाइन से यह भी क्लियर हो गया कि मीता फीमेल है। पहली लाइन से क्लियर नहीं था, दूसरी लाइन से, यानी जब आंकड़े क्लियर करेंगे तभी हम मानेंगे मेल और फीमेल, नहीं क्लियर करेंगे तो नहीं मानेंगे। अब कह रहा है कि छात्रों में अमर की रैंक 6वीं और छात्राओं में मीता की रैंक 3री है। कक्षा में मीता की रैंक एक छोर से 52 है, दूसरे छोर से अमर की रैंक छात्रों में 26वीं है। यह प्रश्न दिया है, तो छात्र और छात्राओं की एक पंक्ति में अमर की रैंक 12वीं और मीता की रैंक 8वीं है। ठीक है, मीता की रैंक 8वीं है। ये है मीता और इसकी रैंक हमने कर दिया 8वीं। ठीक है, अमर की रैंक 12वीं है। ये है अमर, इसकी रैंक हमने कर दिया 12वीं, पहली वाली लाइन से। ठीक है, अब दूसरी लाइन क्या कह रही है, छात्रों में अमर की रैंक 6वीं है। अब ध्यान देना, अमर ओवरऑल में तो 12वें स्थान पे है। अब छात्रों में है तो यानी ये कंफर्म हो गया कि अमर क्या है, मेल, और मीता क्या है, फीमेल। ये तो क्लियर हो गया। ओवरऑल जो रैंक है वो 12वीं है, पर छात्रों में 6वां है। 6वें का मतलब ये हुआ कि अमर से ऊपर जो मेल स्टूडेंट है यानी छात्र हैं वो क्या होंगे, 5। मेल 5 हो गए तभी तो 6वां मेल अमर होगा। उसी तरह अब वो कहां होंगे ये हमें नहीं पता। कह रहा है छात्राओं में मीता की रैंक 3री है। अब मीता क्या है, फीमेल है, क्लियर हो गया। छात्राओं में 3री है, ओवरऑल क्या है, 8वीं है, तो इसका मतलब मीता के ऊपर कुल 7 लोग होंगे। भाई अगर मीता रैंक में 8वीं है तो इसके ऊपर 7 व्यक्ति होंगे ना। अब वो मेल होंगे कि फीमेल, यही डिसाइड करना है। अब ये कहां से डिसाइड होगा, छात्राओं में मीता की रैंक 3री है, इसका मतलब मीता से ऊपर केवल 2 छात्राएं होंगी। तब आप ऐसे बना दो, 1 2 छात्राएं हो गई, 3 4 5 6 और 1 7। ये 7 व्यक्ति मीता के ऊपर हो गए। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गई 8वीं। और याद रखना ये 7 जो ऊपर हैं उनमें से 5 छात्र और 2 छात्राएं हमने क्यों रखा है, क्योंकि मीता छात्राओं में 3री है तो उसके ऊपर 2 ही छात्राएं होंगी। अब एक मामला और है यहां पर, वो मामला क्या है वो आप पहले समझ लीजिए। प्रश्न मैंने यहां से पूछा नहीं है, लेकिन अगर मैं प्रश्न पूछ लेता तो मामला बनेगा। जैसे अगर कोई प्रश्न पूछ ले कि इस कक्षा में टॉप पे कौन है, छात्र या छात्रा, तो ये वाला हिस्सा निर्धारित नहीं कर सकते। क्यों नहीं निर्धारित कर सकते, क्योंकि मीता के ऊपर 7 व्यक्ति होंगे और मीता से ऊपर 2 लड़कियां होंगी, 5 लड़के होंगे। लेकिन लड़कियां टॉप पे होंगी कि लड़का टॉप पे होगा या बीच में होंगे, ये बारे में कुछ भी नहीं दिया है। तो इस वाले हिस्से से अगर कोई प्रश्न पूछेगा तो हमारा उत्तर होगा निर्धारित नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखो, अब बेटा अमर की रैंक छात्रों में 6वीं है। छात्रों में क्या है, 6वां। छात्रों में 6वां है, इसका मतलब अमर से ऊपर 5 छात्र होंगे
और अमर से ऊपर 1 2 3 4 5 छात्र पहले से हो चुके हैं, यानी अब बीच में छात्र नहीं होंगे। तो ये 8वीं है, तो 9वीं 10वीं और 11वीं क्या होंगी? छात्राएं होंगी, लड़कियां होंगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि अमर छात्रों में 6वां है, तो जाहिर सी बात है अमर के ऊपर केवल 5 ही छात्र होंगे, और वो 5 यहां जुगाड़ हो चुके हैं। तो इस वाले हिस्से में क्या आएंगी? महिलाएं आएंगी, फीमेल स्टूडेंट आएंगे। यहां तक सबको क्लियर है? आशा करता हूं सबको क्लियर होगा। अब कह रहा है कक्षा में मीता की रैंक एक छोर से 52 है। कक्षा में मीता की रैंक एक छोर से 52 है, तो ये दूसरा छोर है। एक छोर से मीता 8वीं थी और दूसरे छोर से मीता क्या है? 52। ये जो मीता है एक छोर यानी ऊपर से 8वीं थी और दूसरे छोर से क्या है? 52 मीता, प्रॉपर रैंक। अब इससे यह पता चल जाएगा कि वास्तव में कुल विद्यार्थी कितने हैं इसमें। तो कुल विद्यार्थी बावन और 8 60, 60 में से 1 घटा देंगे तो क्या आ गया? 59। यानी कुल विद्यार्थियों की संख्या इस पंक्ति में कितनी है? 59। दैट्स क्लियर। अब 59 में कितने छात्र हैं, कितने छात्राएं, ये निकालते हैं। कैसे निकलेगा? दूसरे छोर से अमर की रैंक छात्रों में 26वीं है, छात्रों में 26वीं। ये जो अमर है ये ऊपर से छात्रों में 6वां है, दिया है। छात्रों में अमर की रैंक 6वीं है, यानी मेल स्टूडेंट में अमर ऊपर से 6वां है, और नीचे से अमर क्या है? छात्रों में 26वां। नीचे से ये है 26वां, तो 26 और 6। अब यहां निकाल लीजिए कुल छात्र। 26 और 6 32, 32 में से 1 घटा दिया तो क्या आ गया? 31। ठीक है। अब बेटा जब 31 आ गया छात्र, तो कुल छात्राएं निकाल लो। कुल छात्राएं कैसे निकालोगे? 59 में से 31 घटा दो, तो छात्राएं कितनी आ गई? 28। अब मैं समझता हूं सारे प्रश्नों का उत्तर आ गया, सारे प्रश्नों का उत्तर आ गया। अब बेटा आप सारे प्रश्नों के उत्तर निकाल लोगे। अब इसके आगे मैं इसको सॉल्व नहीं करवाऊंगा। ये बड़ा स्टैंडर्ड प्रश्न है, और मैं आप सबसे ये भी कहूंगा कि जब भी आप 2025, 26, 27 जब भी पेपर देना, तो इस टाइप के प्रश्न जरूर प्रैक्टिस करके जाना, क्योंकि मेन दम तो इसी में है। देखो एक लड़की लिख रही है, सर आंसर तो आ गया, एक बार और समझा दीजिए। इसको 10-15 दिन लगातार न समझाऊं? इतना आराम से समझाया, फिर भी आंसर आ गया, लेकिन सर एक बार और समझा दीजिए। देखो एक और है, लगता है तुम मेरी क्लास के साथ साथ अन्य काम भी कर रहे हो जज साहब की तरह।
छात्र और छात्राओं के कक्षा में अमर की रैंक 12वीं, मीता की रैंक 8वीं। तो मीता है 8वीं, अमर की रैंक है 12वीं, ये लिख दिया है। फिर कहता है छात्रों में अमर की रैंक 6वीं, यानी अमर छात्रों में यानी लड़कों में 6वें नंबर पे है। इसका मतलब इसके ऊपर 5 छात्र होंगे। और मीता लड़कियों में तीसरी है, अर्थात मीता जहां इसके ऊपर केवल 2 लड़कियां होंगी। तो मीता चूंकि 8वीं है तो इसके ऊपर 7 व्यक्ति होने चाहिए। अगर कक्षा में आपकी 8वीं पोजीशन आती है, इसका मतलब 7 व्यक्ति आपसे ज्यादा मार्क्स पाए हैं ना। और लड़कियों में ये तीसरी, इसका मतलब 2 लड़कियां ऊपर होंगी और 5 लड़के, 7 व्यक्ति ऊपर हो जाएंगे। ये हो गई मीता। अमर यहां आ गया, अमर छात्रों में 6वां है, इसका मतलब अमर से ऊपर केवल 5 छात्र हैं। 1 2 3 4 5 अमर से ऊपर हैं, और ये शेष क्या हो जाएंगी, छात्राएं हो जाएंगी। अच्छा डीजे चल रहा है, कोई बात नहीं बच्चा, दोबारा समझा दे रहे। डीजे वाले भी ना, शादी जिसकी है उसका भी बैंड बज रहा है, और जिनकी नहीं है उन बेचारों का भी बैंड बजाते हैं। ये डीजे वाले बड़ा दुखी करते हैं, क्या करोगे। और डीजे में ये वाला सॉन्ग जरूर बजता होगा, ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, है ना। शादी विवाह के सीजन में यही सब होता है। जिनकी हो रही है उनकी भी क्या कहने, और जिनकी नहीं हो रही उनकी भी। अब कह रहा है कक्षा में मीता की रैंक एक छोर से 52 है, तो मीता एक छोर से 8वीं है और दूसरे छोर से 52 है, 52। तो कल वाला कॉन्सेप्ट याद है कि इधर से 8वां, इधर से 52, तो 52 8 60, एक घटा दिया, कितना आ गया 59। दूसरे छोर से अमर की रैंक छात्रों में 26वीं है, तो एक तरफ से 6वां है, दूसरी तरफ से 26वां, 26 और 6 जोड़ दिया कितना होगा 32, 32 में से एक घटा दिया 31। अब 59 स्टूडेंट में से 31 मेल हैं, तो फीमेल यहीं घटा दो, 9 में से एक घटाया 8, 5 में से 3 घटाया 2, कार्यक्रम हो गया। और सब कुछ क्लियर ही है, कोई बात नहीं। अब आप इसको अटेम्प्ट कर लेंगे, अब इसका आंसर ना पूछवाओ। एक बच्चा लिख रहा है 9वें का आंसर क्या होगा, बताओ। कक्षा में कितने छात्र थे, 31, 31 छात्र मतलब मेल। आ तो गया ये, सारे के आंसर आ जाएंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। ये प्रश्न देखिए, अब मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अब आप सारे प्रश्न कर लोगे। ठीक है बेटा, एक बार अपने से भी कोशिश करो यार, नहीं आईएएस कैसे बनोगे। और मेहनत करो तभी कल्याण होगा।
ठीक है, आंसर कंफर्म करा देंगे। 46 व्यक्तियों की एक पंक्ति में मिथुन पंक्ति में बाईं ओर से 22वां है, पंकज दाहिनी ओर से 31वां है। अब देखो कुल व्यक्ति हैं, कुल व्यक्ति कितने हैं 46, 46, ठीक है। और इसमें कह रहा है मिथुन पंक्ति में बाईं ओर से 22वां है और पंकज दाहिनी ओर से 31वां है, 31वां है। 2 1 3 3 2 5 कितने हो रहे हैं 53। पंकज और मिथुन का जो बायां दायां है वो कितना हो जा रहा है 53, जबकि टोटल कितने हैं 46। इसका मतलब कुछ गड़बड़ हुआ है, ओवरलैप हुआ है। तो कितना ओवरलैप हुआ है 53 में से 46 घटाएंगे तो आएगा 7, और 7 में से 2 घटाएंगे तो आंसर क्या आएगा 5। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर 5। ये 2 क्यों घटाया मैंने, 2 इसलिए घटाया कि वही जो 2 घटते थे ओवरलैपिंग वाले में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चा, क्लियर। अगला प्रश्न, ज्योति जो आपको नहीं समझ में मैं फिर बता दूं, अगर कुल व्यक्तियों की संख्या, कुल व्यक्ति कह रहा है 46 है, और जो 2 व्यक्तियों का लेफ्ट राइट दे रहा हो, लेफ्ट राइट उनको जोड़ दीजिए। तो लेफ्ट राइट जोड़ा तो 22 और 31 53 हो गया 53। अगर कुल व्यक्तियों की संख्या से लेफ्ट राइट का योग ज्यादा हो, इसका मतलब ओवरलैप हुआ होगा, तभी तो संख्या ज्यादा हो रही है। अब पूछ रहा है बीच में कितने बैठे हैं, तो लेफ्ट राइट को जोड़िए, जितना आ जाए उसमें से कुल संख्या को घटा दीजिए। 53 में 46 घटाया तो क्या आया 7 बीच का। अब आपको याद होगा जो बीच वाला नंबर होता है ना, उसमें ये दोनों भी होते हैं, ए और बी, याद है ना, इसलिए -2 करते हैं और ये क्या आ गया 5। ठीक है, 2 कहां से आया बेटा, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूं 2 कहां से आया। 2 आया है ससुराल से। और अब पूछोगे ससुराल कहां है सर, वो भी इंतजाम कराता हूं। ये है वो ससुराल, जो लोग पूछ रहे हैं 2 कहां से आया है, ये है वो ससुराल बी की और ए की, क्योंकि ये दोनों भी गैप के अंदर आ जाते हैं ना, इसीलिए -2 करते हैं। ठीक है, नाना के यहां से। ठीक है बच्चा, तो अब थोड़ा सा दिमाग लगाया करो यार। मुझे बड़ा कभी कभी दुख होता है कि मेरी क्लास में पढ़ने के बाद बड़ों बड़ों का नेटवर्क जो 2G होता है ना, वो 5G 6G चलने लगता है। कई ऐसे भी बच्चे मेरी क्लास में बैठते हैं जिनके पास नेटवर्क ही नहीं रहा कभी, लेकिन मेरी क्लास करते करते उनका भी नेटवर्क 3G 4G तो हो ही जाता है। लेकिन यार अगर आपका ना हो तो मेरे लिए बड़ा दुखद होगा ना। मेरी सीसैट की क्लास इसीलिए लोग अटेंड करते हैं। और आपको शायद जानकारी दे दूं कि भारत के लगभग कोने कोने से जो लोग सीरियस कैंडिडेट हैं यूपीएससी के, वो सब मेरी सीसैट की क्लास अटेंड करते हैं, क्योंकि मेरी क्लास में सीसैट चलता है, रीजनिंग मैथ नहीं, है ना। तो इसलिए बेटा थोड़ा सा नेटवर्क ठीक रखो।
ये प्रश्न करो। ठीक है बच्चा, देखो 54 व्यक्तियों की एक पंक्ति में कुल संख्या क्या है? 54। कुल संख्या है 54। चौवन व्यक्तियों के मनीष पंक्ति में बाईं ओर से 15वां और सुदीप दाहिनी ओर से 20वां है। मनीष और सुदीप बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या ज्ञात की। मनीष बाईं ओर से 15वां है, सुदीप दाहिनी ओर से 20वां है। ये मनीष है, ये सुदीप है। अब यहां ओवरलैप करने का सवाल ही नहीं पैदा होता क्योंकि संख्या ऑलरेडी कम है और कुल संख्या कितनी है? 54। कितनी है? 54। तो 20 और 15 35। 54 में से 35 घटा दो तो कितना आ गया? 19। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नहीं बेटा, ये ओवरलैपिंग तो होगा ही नहीं। ओवरलैपिंग कैसे? टोटल संख्या है 54 और लेफ्ट राइट, एक लेफ्ट से है वो 15वां है, जो राइट से वो 20 में। इसका मतलब बीच में जो होंगे वो एडिशनल होंगे ना। दो इसमें क्यों माइनस होगा यार? कुल संख्या उसमें जो थी लेफ्ट राइट जोड़ने पे ज्यादा होता था, इसमें लेफ्ट राइट जोड़ने पे कम हो रहा है। तो एक बात बताइए, टोटल संख्या है 54 और एक लेफ्ट से 15वां, एक राइट से 20वां है, तो शेष बीच में ही होंगे ना। ओवरलैप तो होगा ही नहीं। ओवरलैप कैसे होगा? कंफ्यूजन ना हो ना, दिमाग थोड़ा सा सोचो, कंफ्यूजन नहीं होगा। और मेरी क्लास के बाद वीडियो दोबारा आप देखोगे, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा। सीसेट पढ़ रहे हैं ना, तो किस बात का कंफ्यूजन? फिर भी अगर तुम बाबागिरी पे उतारू ही हो तो तुम्हारा कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। ये देखो कंफ्यूजन क्यों हो रहा है। कंफ्यूजन यहां कुल व्यक्ति हैं 46 और बाईं ओर से है 22वां और दाहिनी ओर से है 31वां। तो बायां दायां जोड़ रहे हो तो हो जा रहा है 53। 46 से ज्यादा हो जा रहा है ना, 46 से 53 ज्यादा हो जा रहा है ना। बायां दायां जोड़ने पे कुल से ज्यादा हो रहा है ना, इस वजह से इसमें इसको घटाया।
आया 7, बीच वाली संख्या, बीच में से 2 घटाया 5 आ गया। अब इस वाले प्रश्न में देखो किस बात का कंफ्यूजन है। इसमें जो कुल व्यक्ति हैं 54 और बायां है 15वां और दायां है 20वां। 15 20 कितना होता है? 35। ये तो 54 से कम है ना, वहां पे क्या हो रहा था? ज्यादा हो जा रहा था, तो ओवरलैप होगा। जब ज्यादा होगा तो ओवरलैप होगा, कम होगा तो एज इट इज जाएगा। अब वैरायटी है, पढ़ना तो पड़ेगा ना। ठीक है, अब क्लियर हो गया होगा। ऐसे मत किया करो। पता चला कुछ मेरे दिमाग में कुछ अच्छे प्रश्न हैं, कुछ अच्छे आइडिया हैं, और ऐसा थोड़ी है कि क्लास में सभी एक बराबर से होंगे। कई ऐसे होंगे जो सीरियस होकर क्लास पढ़ते हैं, कई ऐसे होंगे कि मेरी क्लास जैसी ही लाइव हो जाती है उसके पहले से अलर्ट मोड में रहते होंगे, क्योंकि उनको आईएएस बनना है ना, उनको बाबा थोड़ी बनना है। और कुछ ऐसे भी होते हैं कोर्स ले रखे हैं, कोई नहीं क्लास हो जाएगी, बाद में ट्यून कर लूंगा, बाद में देख लूंगा। इस नेचर वाले भी बहुत से विद्यार्थी। तो ये तो अपने अपने रुचि का विषय है ना बेटा, इंटरेस्ट का। आपका इंटरेस्ट होगा। मैं ऐसे कम से कम 50 लोगों को जानता हूं जो हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन में 3rd डिवीजन पास थे। 3rd डिवीजन का मतलब होता 45% से नीचे, और वो सब आज की डेट में क्लास 1 ऑफिसर है। और ऐसे भी 50 लोगों को जो जानता हूं जो 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन सब में टॉपर थे, फर्स्ट जो मोर देन 60%, आज की तारीख में बेरोजगार हैं। जब कहीं आंदोलन होता है देश में बेरोजगारी के खिलाफ, तो वही होते हैं उसमें नेता। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बोथ? वो जो हाई स्कूल 12th में, ग्रेजुएशन में 3rd डिवीजन पास हो रहा था, उसकी परिस्थितियां उसके खिलाफ थी, या उसको सही टीचर नहीं मिले थे। लेकिन जब उसको सही टीचर मिल गए, उसके समझ में आ गया, तो वो इंटरेस्ट लिया। मतलब जैसे कहते हैं ना, इंटरेस्ट जब जागेगा, आपकी इच्छा होगी, तो वो क्या सफल हो गया। और दूसरे क्या थे, बस 10th 12th करते गए ग्रेजुएशन, फिर बाद में उनका इंटरेस्ट नहीं रहा कंपटीशन में। वन साइडेड होना पड़ता है कंपटीशन में, वन साइडेड होंगे तो सफल होंगे। और आप सबको आज और बता दो, चूंकि कई क्लासेस हो गई ऑनलाइन, कभी मौका नहीं मिला। ऑफलाइन में क्या होता है, सामने होने में बताता हूं, आज आपको बताता हूं। जीवन में सफल होने, जैसे डेमोक्रेसी होता है ना, लोकतंत्र, लोग कहते हैं लोकतंत्र के 4 स्तंभ होते हैं। उसी तरह जैसे कहते हैं ना डेमोक्रेसी के 4 स्तंभ, क्या कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और प्रेस, वैसे सफलता के भी 4 मापदंड होते हैं। क्या क्या? दूरदृष्टि, पक्का इरादा, कड़ी मेहनत, और लास्ट में क्या होना चाहिए? अनुशासन, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या है? पढ़ने के टाइम पढ़ेंगे, सोने के टाइम पे सोएंगे, खुराफात के टाइम पे खुराफात करेंगे, पढ़ने के टाइम खुराफात नहीं करेंगे। तो अब मैं समझता हूं सीख गए होंगे सारे लोग। अब जो बच्चे सीरियस पढ़ रहे हैं उनके लिए एक प्रश्न मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, ठीक है? वो बेटा ऑनर्स वाला है खुशबू। ये मैं उन ग्रेजुएशन की बात कर रहा हूं जो 33% के ऊपर पास कर देते थे। जैसे यूपीएससी भी 33% आप मार्क्स पा जाओगे, सीसेट में पास हो जाओगे। अब एक प्रश्न आपको मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, ये है प्रीवियस ईयर का। हाँ, कॉम्प्रिहेंशन भी मैं ही आपको, आपके बैच में मैं ही पढ़ाऊंगा।
प्रश्न में कहता है 52 विद्यार्थियों की कक्षा में 15 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गए। अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों के नाम हटा देने के बाद योग्यता सूची बनाई गई। 52 में से 15 को निकाल दिया गया, 37 आए। एक योग्यता जिसमें रमेश का स्थान ऊपर से 22वां है, ऊपर से 22वां है, तो नीचे से उसका स्थान क्या होगा? तो 37 माइनस 22 कितना होगा? 16वां। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसको हल करिए। साठ विद्यार्थियों के कक्षा में टोटल है विद्यार्थी 60, जहां लड़कियों की संख्या लड़कों से दुगनी है। लड़कियों की संख्या लड़कों से दुगनी है, तो लड़कियां हो गई 40 और लड़के हो गए 20। कमल एक लड़का है, कमल एक लड़का है, का रैंक ऊपर से 17वां है। ये कमल ऊपर से 17वां है और ये क्या है? लड़का है। और लड़के टोटल कितने हैं? 20। ऊपर से 17वां। यदि कमल से पहले 9 लड़कियां हैं तो कमल के बाद रैंक में कितने लड़के हैं? अब कमल का स्थान है, कह रहा है यदि कमल से पहले 9 लड़कियां हैं, कमल ओवरऑल 17वें पे है, इसका मतलब कमल के ऊपर टोटल कितने होंगे? 16। भाई कमल से ज्यादा मार्क्स पाने वाले 16 होंगे ना, तभी ये 17वां होगा। और 16 में से कितनी लड़कियां हैं? 9 लड़कियां हैं, तो 16 का मतलब 9 लड़कियां हैं और 7 क्या है? लड़के, है ना भाई। कमल 17वां, तो इसके ऊपर 16 होंगे, 16 में 9 लड़कियां हैं तो 7 लड़के होंगे। तो 7 ये लड़के और ये कमल, 8 लड़के हो गए। और लड़के टोटल कितने हैं? 20। तो कमल के नीचे कितने लड़के होंगे? 12। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देख लीजिए।
ये प्रश्न। किसी पंक्ति में ए बाईं ओर से 11वें, ये है 11वें, बी दाहिनी ओर से 10वें स्थान पे है। यदि ए और बी आपस में स्थान बदल लें तो ए बाईं ओर से 18वें स्थान पे आ जाता है। किस पे आ जाता है? 18वें पे। तो टोटल संख्या हो गई 27। ये तो पता ही है। पंक्ति में ए और बी के बीच कितने हैं? टोटल हो गए 27 और 11 10 21, इनको जोड़ दो तो बीच में कितने होंगे? 6। बीच की संख्या क्या होगी? 6। तो पंक्ति में ए और बी के अलावा कितने व्यक्ति अवस्थित हैं? ए और बी के अलावा, सॉरी, ये 6 हो गए। अब टोटल है संख्या 27। इस 27 में ए और बी हैं, 2 व्यक्ति ये हैं, तो ए और बी के अलावा कितने लोग हैं? तो हमारा उत्तर क्या हो गया? 25। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये वाला देखिए,
45 विद्यार्थियों की कक्षा में एक बालक का 20वां स्थान है, एक बालक 20वें स्थान पे है, ठीक है। जब 2 बालक और प्रवेश लेते हैं तो वो एक स्थान नीचे हो जाता है, 2 बालक और आ गए तो टोटल कितने हो गए 47। अब वो एक स्थान नीचे आ गया, यानी अब वो हो गया 21वां, ठीक है। तो पूछ रहा है अंत से नया स्थान क्या होगा, नीचे से। तो 47 में से 21 घटाया और 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 27वां। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सत्ताईसवां, ऑप्शन सी। हड़बड़ी के अगेंस्ट ही तो सी सेट बना है। इसका नाम सी सेट क्यों रखा है, क्योंकि एसएससी बैंक में आप जब कभी पेपर देते होंगे तो वहां लिखा होता है रीजनिंग का पेपर, मैथ का पेपर, है ना, कैट मैट में भी। यूपीएससी ने रीजनिंग मैथ लिखा ही नहीं, उसने लिखा सी सेट, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी वो विद्यार्थी जो एप्टीट्यूड में स्मार्ट हो और सिविल सर्विसेज की इच्छाओं की, मतलब उसके गाइडलाइंस, उसके मापदंड को पार करते हो। मोस्ट वेलकम इन मेंस एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू, उनका स्वागत है, वो आईएएस बने, देश चलाएं। तो हड़बड़ी बिल्कुल नहीं करनी, घबराना बिल्कुल नहीं है, शांत मन से। ये आखिरी प्रश्न, ये होमवर्क प्रैक्टिस सेट की कंडीशन में ही आता है बच्चा। ये प्रश्न मैं आपको करवा दे रहा हूं, वैसे आप करें तो ज्यादा बढ़िया। ये होमवर्क ही है और आप कर भी लोगे, पर ध्यान दोगे तभी हो पाएगा, जरा सा झटका खाओगे तो गलत हो जाएगा। तो ये प्रश्न अब आपके लिए होमवर्क है, इसका हमने नाम लग दिया HW, ठीक है। इसे होमवर्क कर लेना और इसी के साथ रैंकिंग टॉपिक भी समाप्त हुआ। तो अब तक हम लोग कैलेंडर, क्लॉक और रैंकिंग 3 टॉपिक पे डिस्कस किए, खूब समय देके डिस्कस किया। 2-2, 3-3 दिन क्लासेस चली एक एक टॉपिक की, मात्र इसलिए कि आपका इंजन जो है थोड़ा सा फ्लो में आ जाए। आशा करता हूं कि अब आप फ्लो में आ गए होंगे। अब जब क्लास होगी तो आप जैसे ही नोटिफिकेशन मेरी क्लास जाए, आप मेंटली अपने आप को प्रिपेयर्ड रखा करो। सर्दी का टाइम आ गया है, लोग नहाते कम है, तो नहाते रहना, नहाने से नेटवर्क काम करता है। कई लोग ऐसे होते हैं नहाते ही नहीं है पूरी सर्दी में, तो आप नहाते रहेंगे तो नेटवर्क आता रहेगा, और नेटवर्क आता रहेगा तो हम लोग पढ़ते रहेंगे, ठीक है। आशा करते हैं कि आपने क्लास को एंजॉय किया होगा और फिर मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।